तो हमारी सीरीज चल रही थी भाई, बीएससी फर्स्ट ईयर की। 2 लेक्चर हो गए थे हमारी, आज तीसरी पॉइंट चलेगा हमारा। तो मेरी वॉइस और डिस्प्ले तो सभी को क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो हम अपना बात कर रहे थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव लास्ट टाइम पे, सुरक्षित और असुरक्षित पे। और आज हम जो करने जा रहे हैं नया टॉपिक, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का एक छोटा न्यूमेरिकल और एक छोटा डेरिवेशन रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा। तो आज नया टॉपिक एक लेके चलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम वे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है भाई। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा चल रहा था, और हमारी कौन सी बुक चल रही थी भाई? न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स। और न्यूटोनियन फिजिक्स में हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सेंटर ऑफ मास। सेंटर सेंटर ऑफ मास, इसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान केंद्र। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे सभी भाई। द्रव्यमान केंद्र, ये टॉपिक चल रहा था भाई हमारा। इस टॉपिक को आज डिटेल थ्योरी के साथ में पढ़ेंगे भाई, कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूं कुछ चीजें इस संसार में ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनमें एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी टोटल ऑब्जेक्ट का या पूरे पार्टिकल का जो मास रहा होगा, उसका एक ऐसा पॉइंट होगा जो उस पूरे मास को देखने का काम करेगा। अब देखने का मतलब क्या है मेरा, कि एक ऐसा पॉइंट होगा पूरे सिस्टम का जिस पे सारा का सारा काम होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझो इस बात को, एक नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं अपने घर का, व्यवहारिक लाइफ का, कि जैसे एक हमारे पास क्लॉक होती है, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है, बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरा काम करने का काम करता है, मतलब इस पूरे सिस्टम का काम करता है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया, अगर मोटे तौर पे एक चीज देखी जाए, कि कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है ये मेरा, कोई भी सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी वस्तु है, या फिर आप सिस्टम भी कह सकते हो, या फिर आप सिस्टम भी कह सकते हो, कोई वस्तु है या फिर निकाय है। तो इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा इस पूरे ऑब्जेक्ट में, पूरे ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होगा जो सारी मास की वैल्यू को, सारी मास की वैल्यू को कलेक्ट करने का या एसोसिएट करने का काम करेगा, कलेक्ट करने का या एसोसिएट करने का काम करेगा। तो अगर एक छोटी डेफिनेशन देखी जाए हिंदी में इसकी, द्रव्यमान केंद्र की, द्रव्यमान केंद्र की, नाम से पता चल रहा द्रव्यमान यानी कि किसी भी चीज का मास, और केंद्र से पता चल रहा हमें सेंटर, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर, जिस पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान
समस्त द्रव्यमान कार्य करता है, कार्य करता है, करता है। द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इसे यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। इसको अगर हमें इस इंग्लिश में डेफिनेशन देनी हो तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? एवरी फिजिकल, एवरी फिजिकल सिस्टम हैज एसोसिएटेड, हैज एसोसिएटेड with it a certain, it a certain point, certain point whose motion characterizes the motion of the system, of the system as a whole, as a whole। तो इसका मतलब हो गया भैया, इसका मतलब हो गया कि एक ना एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसके सारे मास को वर्क करने में एसोसिएट करता हो। कहने का मतलब है मेरा कि एक ना एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जो उस पूरे मास के लिए, यानी कि इस पूरी सारी चीज का मास के लिए वर्क कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा भैया? वर्क कर रहा होगा। यानी कि इस पूरे मास के लिए क्या काम कर रहा होगा? ये पॉइंट वर्क कर रहा होगा। तो बहुत मेहनती पॉइंट है अपने आप में, बहुत मेहनती पॉइंट है कि भाई पूरे सिस्टम का एक ही पॉइंट वर्क कर रहा है। तो यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। अब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती, लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ऐसे हमारी पूछी जाती हैं, तो इन्हें देखेंगे भाई हम। यहां से अब जो चीजें आप समझते चलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सपोज करो ये मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है और इसका कैपिटल एम मास था, इसका एक पॉइंट ये है, इसे मैंने कह दिया m1, एक भार पॉइंट है O, एक पॉइंट ये रहा m2, ठीक है भाई, एक पॉइंट रहा ये m3, ठीक है भाई। यहां से यहां तक की इसकी एक डिस्टेंस जो होगी ये मैंने कह दिया r1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसे मैंने कह दिया r2, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसे मैंने कह दिया r3 वेक्टर। ये वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो आप, ठीक है। और ये मास हो गया m1, m2 और m3। अगर मैं इस पूरे सिस्टम का एक पॉइंट C मान लूं जो बिल्कुल मिडिल करता होगा, तो यहां से लेकर इस C तक की जो डिस्टेंस है, ये पोजीशन वेक्टर जो है वो RCM है, RCM है। तो यहां से सेंटर ऑफ मास की जो इक्वेशन बनेगी भैया हमारी, RCM वेक्टर, RCM वेक्टर सेंटर ऑफ मास का रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, और नीचे क्या आ जाएंगे? सारे मासेस आ जाएंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर इस इक्वेशन को हम लिखना चाहे ऐसे, तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इस पूरे सिस्टम को क्या लिख सकता हूं भैया? तो ऊपर के तरीके से m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर
प्लस m3 r3 वेक्टर। और इस पूरे यानी कि ये छोटे छोटे मास मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा मास बना रहे हैं कैपिटल M। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि RCM वेक्टर इज इक्वल टू 1/m समेसन i से लेकर i इजकल टू 1 से लेकर i इजकल टू 1 से लेकर i इजकल टू 1 से लेकर i इजकल टू इनफाइनाइट तक जाएंगे। और ये क्या समेसन फॉर्म हो जाएगी इसकी, MI वेक्टर इस तरीके से हो जाएंगे भाई। तो हमारा एक RCM का ये सिस्टम निकल के आया, इसकी मुझे आगे क्वेश्चन करते वक्त जरूरत पड़ेगी भैया। तो यहां तक का नोट करेंगे सभी बच्चे। अगर मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में मान के चलूं, अगर मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में मान के चलूं, यानी कि मैं किस फॉर्म में मान के चलूं, कार्टेशियन कार्टेशियन कंपोनेंट कार्टेशियन कंपोनेंट कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यानी कि इसका मतलब क्या है, कार्तीय तल के द्रव्यमान केंद्र के घटक। अब ये इसका मतलब क्या है, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं भैया हम कि जैसे ये तो पूरा पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है, अगर मैं इसे खाली x में लेना चाहूं, मैं इसे y में लेना चाहूं, मैं इसे z में लेना चाहूं, तो क्या शो होगा। तो मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अगर x के फॉर्मेट का लूं, XCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर प्लस m3 x3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सोन, इस तरीके से। तो एक्सियम वेक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, अगर इसे मैं सही तरीके से लिखना चाहूं तो m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर प्लस m3, सॉरी यहाँ पे ये x3 वेक्टर अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, कैपिटल M। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। चलते हैं भाई आगे। अगर मैं इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाना लिखना चाहूँ, एक्सियम वेक्टर इजिकल टू, इसे मैं वही फॉर्मेट में लिख सकता हूँ 1/m समेसन i से 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो mi xi वेक्टर, तो मेरा एक x की फॉर्मेट में ये मिला। तो सिमिलरली तो YCM भी हमारा कैसा मिल जाएगा, YCM वेक्टर इज इक्वल टू 1/M समेसन i1 से लेकर इन्फिनिटी तक mi yi वेक्टर। तो ये मेरा y का फॉर्मेट मिल जाएगा। और मेरा अगर ZCM देखना चाहूँ, मैं ZCM देखना चाहूँ तो 1/m समेसन i1 से लेकर इन्फिनिटी mi zi वेक्टर। तो ये इस तरीके से मेरा तीसरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो सभी बच्चे यहाँ तक का नोट करेंगे, मुझे क्योंकि इसकी आगे चलकर बहुत जरूरत पड़ेगी, आगे चलकर इसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। यानी कि अब इनकी सेंटर ऑफ मास की एक आधी एप्लीकेशन कर लेते हैं भाई, एक आधी एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी।
तो इसकी एप्लीकेशन का फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इसकी एप्लीकेशन का पहला क्वेश्चन नोट करेंगे भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा दूंगा क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे भाई। क्वेश्चन कहता है हमारा सो डैट इन द absence of external force या एक्सटर्नल फोर्सेस कर लो ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्सेस रहेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस द वेलोसिटी ऑफ द center of mass remain constant। ये क्वेश्चन है भाई, ये फर्स्ट एप्लीकेशन भी है, इसकी एप्लीकेशन भी है सेंटर ऑफ मास का पहला अनुप्रयोग इसकी हेल्प से करेंगे भाई हम। और क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है दर्शाइए कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति यानी कि अब्सेंस, अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होता है। यहां तक का भी क्वेश्चन नोट करेंगे एक बार, और फिर हम इसे करके देखते हैं भाई। ठीक है भाई, इसको हम करके देखते हैं। एक बार यहां तक का क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। तो यहां से आगे देखेंगे भाई। अभी थोड़ी देर पहले वी नो डैट, अभी हमने क्या करा था भाई, वी नो डैट। अभी हमारे पास देखो, वैसे इस क्वेश्चन में दिखाना क्या है, पहले उस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लो। वो कह रहा है एक्सटर्नल फोर्स को अब्सेंस कर दो भाई, यानी कि एफ एक्सटर्नल को यहाँ पे क्या दिखाना है, एफ एक्सटर्नल को यहाँ पे 0 दिखाना है। एफ एक्सटर्नल यदि 0 हो जाता है, इफ एफ एक्सटर्नल कैसा हो जाता है 0, तो हमारा क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए इसमें, वीसीएम वेक्टर इजिकल टू क्या होना चाहिए, वीसीएम वेक्टर इजिकल टू कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। हमें ये सोल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन में हमें क्या सोल्व करना है, इफ एफ एक्सटर्नल यदि बाह्य बल कैसा हो जा, 0 हो जा, तो वीसीएम की वैल्यू कैसे आएगी, कांस्टेंट आएगी। ये बात हमें प्रूफ करनी है। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आरसीएम की वैल्यू कितनी बताई थी आपको, आप क्या हो गए, आरसीएम इजिकल टू बताया था भैया आपने m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर। इस तरीके का फॉर्मेट था, एंड सोन आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरीके से हमारे नीचे क्या थे, मासेस थे m1 m2 प्लस m3 प्लस एंड सोन, ये भी इस तरीके से थे। अच्छा मैं क्या इस फॉर्मेट को इस प्रकार से लिख सकता हूं, आर सी एम वैक्टर इजिकल टू 1/m m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर। क्या ऐसा लिख सकता हूं भाई इसे, बताओ यहां तक का ऐसा लिख सकता हूं क्या, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक का कोई दिक्कत समस्या, ठीक है, यहां तक का हो गया हमारा। चलो चलो आगे ही कर लेते हैं, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। यहां तक देखिए, देखो भाई अगर मैं इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन अब वो इक्वेशन,
अबोव इक्वेशन। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डी आर सी एम वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अच्छा ये 1/m कैसा है हमारा, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है हमारी, 1/m कांस्टेंट टर्म्स है ये तो हमारी। इजिकल टू 1/m तो हमारी चलो एक बार दिखा भी देखते हैं ऐसा, 1/m m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन, इस तरीके से है। अच्छा इसमें अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं 1/m को बाहर निकाल लूं और इसका डिफरेंशिएशन करूं इस पूरी टर्म्स में, इस टर्म्स में और इस टर्म्स में, तो ये मास की टर्म्स तो हमारी कैसी है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगी m1 और इसके साथ ये चला जाएगा डी आर वन वैक्टर बाई डी टी प्लस ठीक इसी प्रकार से m2 डी आर टू वैक्टर बाई डी टी, इसी प्रकार से m3 डी आर थ्री वैक्टर बाई डी टी। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ यहाँ तक भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएंगे, एक सेकेंड थोड़ा नीचे ले लेते हैं ऐसे। अच्छा ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बन गया होगा हमारा, ये तो वेलोसिटी बन गई हो भाई हमारी, वेलोसिटी टर्म्स वीसीएम वेक्टर इजिकल टू ये 1/m, ये क्या बन गया हमारी m1, इसी प्रकार से ये भी क्या बन गई होगी हमारी, ये भी तो हमारी वेलोसिटी टर्म्स बनी v1 वेक्टर प्लस ऐसे ही ये m2, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है सभी, ये v2 वेक्टर प्लस m3, ये क्या बन गया हमारा v3 वेक्टर एंड सोन। इस तरीके से ये टर्म्स चलती जा रही है। अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, अगेन अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है भैया, तो d बाई डी टी वी सी एम वैक्टर इजिकल टू 1/m, इसका करो ये m कांस्टेंट टर्म्स हो जाओगी dv1 बाई डी टी प्लस m2 d v2 बाई डी टी प्लस m3 d v3 बाई डी टी। तो यहाँ तक की टर्म्स में तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई होगी। अभी ये सिंपल डिफरेंशिएशन टर्म्स मैंने आगे करी है, ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन हो रहा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो सीधी सी बात है भैया ये तो क्या बन गया होगा, ए एक्सेलेरेशन बन गया होगा, आपको बताया था वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन तो हमारा एक्सेलेरेशन हो जाता है, त्वरण हो जाता है, तो 1/m, ये क्या बन गया हमारा m1 और ये क्या बन गया a1 वेक्टर, ठीक इसी प्रकार से ये m2, क्योंकि ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तो एक्सेलेरेशन बन जाता है भाई, ठीक है, m2 ये क्या बन गया होगा a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस एंड सोन, इस तरीके से इसे इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा m a c m वेक्टर इजिकल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस एंड सोन, इस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ भाई, यसे एक बात बताएंगे सही बच्चे कि ये क्या बन गया, F इजिकल टू एम में न्यूटन का सेकंड लॉ बन गया होगा ना, तो ये क्या बन गया होगा F1 वेक्टर, ये क्या बन गया होगा F2 वेक्टर और ये क्या बन गया होगा भाई हमारा F3 वेक्टर, इस तरीके से। तो इसका मतलब है ये तो ऐसे कैसी है भाई, तो इसका मतलब है ये सारे फोर्स कैसे हैं हमारे, ये सारे फोर्स हमारे जो काम कर रहे हैं, ये सारे जो फोर्स हमारे काम कर रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहे हैं,
एफ एक्सटर्नल फोर्स है ये सारे, एफ एक्सटर्नल फोर्स है, और इधर क्या है हो, एम एसीएम वेक्टर। यहां तक की बात समझ में आई होगी सभी को। आगे चलते हैं। अच्छा अब यहां से केस लगा दो भैया, उसने अब क्या कहा था, इफ एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कैसी करने को कही थी उसने, जीरो। अपसेंस का केस बता रहा था ना, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, एम एसीएम वेक्टर इजिकल टू जीरो। भाई मास तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जीरो की टर्म्स बना देता है इस तरीके से, एम एसीएम इजिकल टू जीरो। तो एक्सेलेशन जीरो है, एक्सेलेशन इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेशन जीरो है, तो इसका मतलब है वीसीएम कैसा रहा होगा, या इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, वीसीएम वेक्टर कैसा रहा होगा। भाई किसी भी चीज का, किसी भी चीज कोई जीरो होगी, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, तो वेलोसिटी कैसी रही होगी, उसकी कांस्टेंट रही होगी भैया। बताया तो पहली लेक्चर में ही आपको कि जिसका एक्सेलेरेशन जीरो हो गया वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट रही होगी। या एक ऐसा भी तो लिख सकते हैं, या करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं और करके कि भैया एसीएम वेक्टर इजिकल टू क्या है हमारे पास में, जीरो। यानी कि इसे ऐसा लिख सकते हैं, डी वीसीएम वेक्टर इजिकल टू बाई डी टी इजिकल टू जीरो। किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा, तो इसका मतलब है वो पहला कैसी रही होगी अपने आप में, वो कैसी रही होगी मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट रही होगी। और यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी, यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी। क्या प्रूफ करनी थी, कि भैया एफ एक्सटर्नल यदि जीरो हो, यानी कि बाह्य बल जीरो लग रहा हो, तो उसकी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए भैया, कांस्टेंट होनी चाहिए। कोई दिक्कत समस्या है तक किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत समस्या है तक किसी भी, बहुत बढ़िया, यहां तक नोट करेंगे भाई सभी। ठीक है भाई, यहाँ तक की पहली एप्लीकेशन आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपने अलग दूसरे टॉपिक पे, आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है लीनियर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब है हिंदी में से बोलते हैं रेखीय रेखीय संवेग। क्या बोलते हैं भैया इसे, रेखीय संवेग। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। रेखीय संवेग यानी कि जो पी वेक्टर होता है वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होती है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होती है। यानी कि मोमेंटम इजिकल टू मोमेंटम इजिकल टू मोमेंटम इजिकल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। यानी कि संवेग इजिकल टू द्रव्यमान द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, अगर आपसे कोई पूछने लगा कि लीनियर मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी होती है। अच्छा दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक तो होती है हमारी वेक्टर, एक होती है स्केलर, जो दोनों चीजों को बताए, मैग्नीट्यूड को भी बताए और डायरेक्शन को भी, वे तो होती है वेक्टर। और जो ओनली फॉर ओनली किसे बताए, मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन ना बताए, वो कैसी होती है हमारी, स्केलर होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सदिश और अदिश। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशियां कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं भैया, अदिश। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, पी पे भी हमारा मतलब कहने का मतलब है इसमें डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन होती है और हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम कैसी हो जाएगी क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब है रेखीय संवेग, रेखीय
संवेग हमारी कैसी राशि हो जाओगी भाई, कैसी हो जाओगी, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर लगूं, भैया यूनिट क्या रहेगी इसकी, मात्रक क्या बनेगा, आसानी से बन सकता है, फॉर्मूले से देख लो आप। मास का क्या रहेगा, किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो इसका मतलब क्या बन गया, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ये इसका क्या बन गया, हमारा यूनिट बन गई भाई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसकी डायमेंशन भी अगर हम देखना चाहे तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन भी देख लो, डायमेंशन क्या हो जाओगी भाई इसकी डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब वीमा हो जाएगी। यहां से निकाल लेते हैं, किलोग्राम की एम, मीटर की एल, टाइम की टी -1, ये बन जाएगी एम एल टी -1। आप 11th क्लास में अच्छे से निकाल के आए होगे ना। डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है लेकिन इसका कंसेप्ट हमें याद रखना होता है, इस वजह से मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक है, अब इसके कंसेप्ट पे हम पहुंचते हैं, इसके कंसेप्ट पे हम पहुंचते हैं। और इसका पहला कंसेप्ट जो 2 नंबर का आ सकता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन या प्रिंस ऐसे लिख सकते हो आप, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसे बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत। बताओ भाई क्या होता है, मैंने आपको क्या बताई थी, कोई भी चीज पहले जो जितनी थी वो उतनी ही बनी रहे बाद में भी, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान समझेगा भाई मेरी बात को, अगर मैं आपसे कह रहा हूं इस कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या है, इस संरक्षण वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड को ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको बताया जो पहले भी मान लो 2 थी और फिनोमेना होने के बाद भी 2 रहे, यानी कि कांस्टेंट बनी रहे अपने आप में, वो चीज कांस्टेंट बनी रहे मतलब नियत बनी रहे, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, कंजर्वेशन। इसका मतलब है ये तो हमारी बात होगी व्यावहारिक तौर पे, ये तो हमारी बात होगी रफली तौर पे, कैसी बात होगी ये तो रफली। लेकिन अगर ये हम समझना चाहे इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, तो कहने का मतलब है इसका, क्या मतलब है भैया इसका कहने का, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि पी वेक्टर P1 हो जाए, P1 वेक्टर हो जाए प्लस P2 वेक्टर हो जाए या फिर प्लस P3 वेक्टर हो जाए, इन सब का सम, इन सब का सम क्या रहेगा भैया, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा भैया, कांस्टेंट रहना चाहिए। या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कैपिटल P वेक्टर इजिकल टू कांस्टेंट, ये बात हमें बतानी होती है इसमें कंजर्वेशन लॉ में। इसी बात को हम थोड़ा प्रूफ करके चीजों में देखेंगे। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। और मैं आपको ये एक बात और बता दूं कि जो हमारा कंजर्वेशन लॉ है ये P वेक्टर इजिकल टू कांस्टेंट तभी हो सकता है जब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, जब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। इसी बात इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ये तो नॉर्मल था, यहां तक नोट करेंगे भाई सभी। यहां तक नोट कर लिया भाई सभी ने, ठीक है आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं चलो इस बात को प्रूफ करके दिखाते हैं भाई, ये छोटी मोटी चीज है तो थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि भाई हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा तेजी से भी चलते चलेंगे
और चीज़ों को समझते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 सेक्शन हमें करने हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स के करने हैं और इस वाली को करना है, तो थोड़ा सा स्पीड तो लेने का चलनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ मोमेंटम का भी फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी वेक्टर इज इक्वल टू था हमारे पास, क्या था, एम वी वेक्टर, इस तरीके से था, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी था। तो इसका मतलब है इसका डिफरेंशिएशन कर दूं मैं, यदि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में कर दूं, तो मैं कहता हूं डीपी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू एम डीवी वेक्टर, क्योंकि एम तो कांस्टेंट टर्म शो कर रही है, डी टी वेक्टर, तो यहां से ये डीपी वेक्टर बाई डी टी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, ये क्या बन जाएगा हमारा एक्सीलेशन, क्या बन गया ये हमारा एक्सीलेशन। और सभी को पता है एफ इजिकल टू एम में होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, तो इसको हम लिख सकते हैं डीपी वेक्टर बाई डी टी इजिकल टू एफ एक्सटर्नल, यानी कि एफ एक्सटर्नल का ही फोर्स लगा हुआ है। अब यदि मैं ऐसा मान के चलूं कि जितने भी सारे बाहर के फोर्स लग रहे हैं इन्हें सबको क्या कर दूं, अपसेंट मान लूं, जीरो कर लूं, अपसेंट मानने का मतलब जीरो कर लूं, तो मेरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डीपी वेक्टर बाई डी टी इजकल टू हो जाएगा क्या, जीरो। इसका मतलब है किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन होने से पहले वो चीज कैसी रही होगी, अपने आप में कांस्टेंट रही होगी। और यही बात तो हमारी क्या होती है, पी वेक्टर इजिकल टू यदि कांस्टेंट है, इसे ही हम बोलते हैं क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं P1 वेक्टर प्लस बहुत सारे अगर हों P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर इज प्लस एंड सोन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे, यहाँ तक का जल्दी से नोट कर लेंगे भाई। ठीक है भाई, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है भाई। अब सबसे इसका एक इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं भाई, इसकी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसकी एप्लीकेशन के तौर पे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन देख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा सो डैट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वावेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ, कहना चाह रहा है कि दर्शाइए कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य है, तृतीय नियम के तुल्य है। क्वेश्चन नोट करेंगे भाई, क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर इसे हम सोल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे भाई यहाँ तक का सभी, क्वेश्चन नोट करेंगे भाई सभी।
ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा सभी ने। हमें क्या दिखाना है कि जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ बना हुआ है वो थर्ड लॉ भी शो करता है, ये प्रूफ करके बताना। अच्छा भैया एक बात बताओ, अभी हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या आया था, पी वेक्टर इजिकल टू कांस्टेंट आया था। अभी हमें पता था क्या आया था, कांस्टेंट आया था, हमें पता था। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर प्लस एंड सो ऑन इजिकल टू कांस्टेंट, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और मोमेंटम क्या होता है, एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर प्लस एंड सोन इजिकल टू, ये तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये टर्म्स तो चल रही है हमारी। अगर हम मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, इसका मैं क्या काम करता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। जैसे मैं डिफरेंशिएशन करता हूं बोथ साइड का, तो एम वन वैक्टर एम वन ऐसे कैसी, डी वी वन वैक्टर बाई डी टी प्लस एम टू डी वी टू वैक्टर बाई डी टी प्लस एंड सोन ऐसी इजिकल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जीरो आता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये क्या बन गया, आप क्या होगा, ये ए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन बन जाता है। ये आपको सारी चीजें मैं सिखा के आया था पहले, इस वजह से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। प्लस एंड सोन इजिकल टू जीरो। ये क्या, अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या बन गया यहाँ से, ये इधर भेज दो, एम वन ए वन वैक्टर, इसे जैसे ही आप इधर भेज दोगे जीरो वाली टर्म से, माइनस एम टू ए टू वैक्टर, ये वाला एक तरीके से मास को शो कर रहा होगा। ये आप ऐसा लिख सकते हो ना इसे, इजिकल टू माइनस एफ टू वन वैक्टर। क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। यहाँ तक का नोट करेंगे, एक बार और समझा दूंगा। ये हम जानते ही हैं, वी नो डेट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, पी वेक्टर इजिकल टू कांस्टेंट, इसे हम पी वन प्लस पी टू इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमें पता है पी इजिकल टू क्या होता है, एम वी होता है, अभी हम करके तो आए थे इस तरीके से। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड का इस तरीके से, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें तो एक्सेलरेशन बनता है। और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये एम वन ए वन, ये एम टू ए टू, यानी कि ये पहली वाली पहले वाली वस्तु पे दूसरे वाला फोर्स दिखा रहे हो, दूसरे वाली पे पहले वाला का फोर्स दिखा रहे हो, तो इसका मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत समस्या किसी वाला को यहाँ तक, ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। एक क्वेश्चन और आता है इसका छोटा सा, यहाँ तक का नोट कर लिया भाई सभी ने। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान देना भाई सभी के, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है जो दो तीन तीन नंबर में पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, सो डैट so that as a ball release from a height fall and gain kinetic energy, के बी, यानी कि बॉल की काइनेटिक एनर्जी के बी, द अर्थ also gain kinetic energy
के ई यानी कि अर्थ की काइनेटिक एनर्जी के ई, वेयर वेयर के ई अपॉन के बी इक्वल द रेशो ऑफ द ऑफ द मास ऑफ द ऑफ द बॉल टू डैट टू डैट ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे भाई सभी, ये क्वेश्चन नोट करेंगे भाई सभी। इसे हिंदी में कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को, देखो भाई, जब कोई जब कोई जब कोई गेंद जब कोई गेंद किसी किसी ऊंचाई से ऊंचाई से गिरती है ऊंचाई से गिरती है तो वह तो वह गतिज ऊर्जा तो वह गतिज ऊर्जा के बी के बी अर्जित के बी अर्जित करती है तथा पृथ्वी की पृथ्वी की गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के ई अर्जित करती है, मतलब अचीव करती है, अर्जित करती है। दर्शाइए कि दर्शाइए कि दर्शाइए कि के ई अपॉन के बी का मान गेंद के गेंद के द्रव्यमान गेंद के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर बराबर होता है। क्वेश्चन नोट कर लेंगे भाई, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई सभी ध्यान से 1 मिनट के लिए। यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई सभी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाह रहा है।
देखते हैं भाई क्वेश्चन को, वो क्या कहना चाह रहा है, सबने पढ़ लिया होगा अच्छे से। हमें मान लो कोई बॉल है और उसे ऊपर ऊंचाई से घेरा जाता है, एक बार देख लेते हैं इसे। कोई भी बॉल है, कोई भी बॉल है, उसे ऊंचाई से गिराया जाता है, अर्थ है। तो मान लो बॉल की काइनेटिक एनर्जी अपने आप में के बी है, के बी है। और जैसे ही ये बॉल इस पे गिरती है, तो ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये अर्थ की काइनेटिक एनर्जी को ले लेती है अपने अंदर। अर्थ की काइनेटिक एनर्जी है के ई। तो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, के ई अपॉन के बी जो है अर्थ का मास, वो बॉल का मास, बॉल का मास अपॉन अर्थ का मास के इक्वल है भाई। ये शो करके दिखाना भाई हमें, ये शो करके दिखाना है, इसे हम शो करके दिखाएंगे भाई, इसे हम शो करके दिखाएंगे। यहां तक की बात को नोट कर लेंगे भाई, यहां तक की बात को नोट करेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कह लगूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम एक ऐसी चीज पे विचार कर रहे थे, कैसी चीज पे विचार कर रहे थे कि भैया यहाँ से एक फॉर्मूला आया था, अभी पीछे ही आपने देखा भी होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने कहा ये फॉर्मूले इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो, यहाँ से ये फॉर्मूला आया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, या फिर ये वाला फॉर्मूला उठा लो, कोई सा भी तुम्हारी मर्जी है, ये वाला फॉर्मूला उठा सकते हो। ये भी, ये भी काम कर जाएगा इसमें, क्योंकि ये भी एक तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को सोल्व मतलब कर रहा है, तो कर रहा है ये। तो देखेंगे अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं लेकर चलूं, तो ये हमारा फॉर्मूला था m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर इजिकल टू 0 दिखा रहा था, ये दिखा रहा था भाई। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को इसी फॉर्मेट में अगर मैं बॉल और अर्थ के फॉर्मेट में देखने लगूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर ये m1 मैं बॉल को कह दूं और बॉल का ही इस तरीके से एक्सेलेरेशन को शो करवा लगूं, प्लस इसी प्रकार से ये अर्थ को ले लूं और ये कैसे कर दूं, a2 वेक्टर इजिकल टू 0। तो कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, क्योंकि ये भी तो कंजर्वेशन लॉ को दिखा रहा है भाई। तो यहाँ से मतलब इसे सोल्व कर रहे हैं हम, यहाँ तक का नोट करो भाई सभी। चलो भाई यहाँ तक का देखते हैं।
अच्छा ये वाला जो है, मैं इसकी एप्लीकेशन को इस प्रकार से भी देख सकता हूँ, आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं भैया हम। अगर ये इससे आसान रहे, मतलब ये इससे थोड़ी टफ रहे, तो इस एप्लीकेशन को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इस प्रकार से भी देख सकते हैं भाई। इनिशियल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। भाई हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि किसी भी चीज का प्रारंभिक प्रारंभिक संवेग, कंजर्वेशन के केस में किसी भी चीज का प्रारंभिक संवेग कैसा होना चाहिए, अंतिम संवेग के इक्वल होना चाहिए ना, होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसी वो पहला चीज बनी हुई थी वैसी वो अब भी बनी हुई है। तो इसका मतलब है अगर वो पहले भी ऐसी बनी हुई है, पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी बनी हुई है, तो इसमें एक चीज तो पक्की बात है, एफ एक्सटर्नल कैसा रहा होगा, एफ एक्सटर्नल इसमें 0 रहा होगा। तो हमारी इक्वेशन जो है ना, वो वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन थी, इस फॉर्मेट में पता क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एम बी वो बन जाएगी हमारी एम बी वी बी प्लस एम ई वी ई इजकल टू 0। पता क्यों, जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में एफ एक्सटर्नल कैसा रहता है हमारा, 0 रहता है, तो उस केस में हमारी जो मोमेंटम इक्वेशन रहेगी वो ये बनेगी भाई। ठीक है, अगर इसे हम ऐसा लिख दें एम बी वी बी इजकल टू माइनस के एम ई वी ई, यार इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूं तो कोई दिक्कत समस्या। और यहां से एक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सभी जानते हैं हाफ एम वी, अगर मैं अर्थ के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ V1 स्क्वायर, अगर मैं बॉल के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ तो क्या रहेगी 1/2 एम वी बी स्क्वायर। इस तरीके से यो मास दिखा रहा होगा अर्थ का और यो मास दिखा रहा होगा बॉल का, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। यहां तक नोट करेंगे भी सभी। ठीक है भाई, और हमें क्या दिखाना था भाई, हमें दिखाना था हमें दिखाना था कि के ई अपॉन के बी कैसा आना चाहिए, एम ई अपॉन वो सबसे शुरुआत में जो बताया, तो रखना इसमें वैल्यू 1/2 एम ई वी ई स्क्वायर अपॉन 1/2 एम बी वी बी स्क्वायर। और जैसी इसमें इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करो भाई इसमें, तो के ई अपॉन के बी इजकल टू रखो भाई, वन बाई टू से 1/2 कट गया। अगर मैं वहां से देखो एक बार ध्यानपूर्वक, अगर मैं ये वाली टर्म्स रखता हूं यहाँ पे एम बी एम ई अपॉन वी की टर्म्स क्या रखता हूं मैं, ये यहाँ से वैल्यू निकाल के, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप किसी एक चीज की, मान लो वी की वैल्यू निकाल लो, तो आप इसे आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख देना यहाँ पे, बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना, किसी की भी वैल्यू निकाल लेना, या तो वी की वैल्यू निकाल लेना या फिर वी बी की वैल्यू निकाल लेना। और जब आप इसे इसमें इक्वेशन में रख कर देखोगे, इस इक्वेशन में रख कर देखोगे, तो आपका आ जाएगा, आपका ये टर्म्स बनेगी एम ई वी ई का स्क्वायर एम बी अपॉन एम बी वी बी का स्क्वायर एम ई। थोड़ा सा इसे सोल्व कर लो भाई, यहाँ से इसे सोल्व कर लेंगे भाई। और जैसे ही आप सोल्व करोगे इसे थोड़ा सा, तो के ई
बाई के बी की वैल्यू हम अपने आप आ जाएगी कट फिट के एम बी अपॉन एम ई, ये आपका रिलेशन बन गया एम ई। तो ये प्रूव हो गया भाई हमारा। इसे एक बार तो और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं हम इसे कैसे कराए ये। वो इक्वेशन हमारे से कह रहा था कि भैया कि कोई भी एक बॉल है, कोई भी एक बॉल है, जब वो धरती पर टकराती है, अर्थ अर्थ पर गिरती है, तो वो अर्थ की काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर ले लेती है। तो इसका मतलब है कंजर्वेशन का रूल यो कहता है कि जो सबसे शुरुआत में था वो बाद में भी ऐसा का ऐसी रहना चाहिए। यो वाला केस तब अप्लाई हो सकता है जब एफ एक्सटर्नल कैसा हो, जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया या बाय द वे जीरो ना होता तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल इक्वल नहीं होती। अब यो एफ एक्सटर्नल कैसा हो रहा, जीरो हो रहा, तो इसका मतलब है इसकी इक्वेशन बन के आएगी अब एम बी वी बी प्लस एम ई वी इजकल टू जीरो। अगर ये ऐसा जीरो केस ना होता तो यहाँ पे कदापि जीरो केस नहीं आता। ठीक है भाई, यहाँ पे कदापि ऐसा केस जीरो नहीं आता। यहां से एक इक्वेशन बना लेंगे अपनी, यहां से अपनी एक इक्वेशन सोल्व कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी की, वो अर्थ की काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐसे ले लेंगे, बॉल की ऐसे ले लेंगे और इसे आपस में नीचे रख के और इसने जो पूछ रखा है उसे हम दिखा देंगे भाई। मतलब ये इसे थोड़ा सोल्व करने का काम है भाई, ये आप इसे थोड़ा सोल्व करने का काम है। ठीक है भाई, सभी यहाँ तक नोट करेंगे। तो यहाँ तक का ये टॉपिक हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास का। यहाँ तक की एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से कर लेंगे आप और इन सारे क्वेश्चन को एक बार करके देख लेंगे। मैं इनकी पीडीएफ आपकी ग्रुप में डलवा दूंगा और इसके साथ अटैच करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत समस्या आएगी कमेंट कर देना। ठीक है, और कल आपका चलेगा कोलिजन, संगट, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। यहां से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था आज के लिए, केवल 3-3 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे यहां से आपके लिए। ठीक है भाई, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो ग्रुप पे मैसेज कर देना। ऑल द बेस्ट सभी को।